हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीति। आप देख रहे हैं एग्ज़ाम ट्रेंड यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेली प्रैक्टिस सेट का पार्ट 3। इसके पहले हम लोगों ने 2 पार्ट डिस्कस किया है, जिसमें जनरल नॉलेज के और करंट अफेयर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करते हैं। आने वाले आपके जो भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो अगर आप चाहते हैं इस तरह के वीडियो देखना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इन सभी विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में फ्री वीडियो क्लासेस देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा कि भारत में कृषि वस्तुओं के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य आदि से संबंधित आयोग कौन सा है। देखिए, अगर हम लोग बात कर रहे हैं पर्टिकुलर न्यूनतम समर्थन मूल्य की, तो आज तक न्यूनतम समर्थन मूल्य से जो भी क्वेश्चन बने हैं वह यह बनता है कि गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है, चावल का कितना है, चने का कितना है। लेकिन इसमें हमसे क्या पूछ रहा है कि उससे संबंधित आयोग मतलब कौन यह निर्धारण करता है कि किसी भी जो हमारा चाहे गेहूं हो चाहे चना हो, इसका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होगा वह क्या होगा। तो इसका निर्धारण करने वाला है कृषि लागत और मूल्य आयोग। कौन है? कृषि लागत और मूल्य आयोग। याद कैसे करेंगे? देखिए, अगर हम गेहूं बो रहे हैं तो उसमें क्या है, कुछ ना कुछ हमारी लागत लगेगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए हमें क्या करना होगा, मूल्य आयोग हो गया। सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। इस समय इसका नाम था कृषि मूल्य आयोग। क्या नाम था? कृषि मूल्य आयोग। लेकिन 1985 में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया जाता है, कृषि लागत और मूल्य आयोग। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है, तो 1840 रुपये गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य है। बात यह भी आ सकती है कि पिछले साल की तुलना में कितनी बढ़ोतरी हुई है, तो 105। कितनी बढ़ोतरी है? 105 की बढ़ोतरी भी हुई है। अब इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन ए की हम लोग बात कर लेते हैं नीति आयोग के बारे में। सबको पता है कि नीति आयोग किसका रूप है? योजना आयोग को रिप्लेस किया गया है। किससे? नीति आयोग से। ठीक, कब रिप्लेस किया गया? तो 1 जनवरी सन 2015। 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग को नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया गया। अब हम लोग अगर बात करें कि नीति का फुल फॉर्म क्या है, तो नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? सबको पता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, प्रथम पृष्ठ जो सामान्यतः आप वेबसाइट पर देखते हैं उसे क्या कहते हैं। तो जब भी आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो जो पहला पेज होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। ठीक, अगला हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का लोक नृत्य है? कौन? असम राज्य का लोक नृत्य है। तो असम का लोक नृत्य कौन सा होगा? हमारा बिहू। अब असम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें कि असम की कैपिटल क्या है, तो असम की कैपिटल है दिसपुर। वहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क है? काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि किसके लिए फेमस है? गैंडे के लिए। इसके अलावा अगर करंट की बात करें तो आपको पता है कि भारत का सबसे लंबा सड़क रेल पुल कहाँ पे है? असम में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बना है, जिसका नाम है बोगीबील पुल। क्या नाम है इसका? बोगीबील पुल। चलिए, अब है हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी गरबा। गरबा कहाँ का है? तो गरबा गुजरात का है और गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। थर्ड है हमारा भांगड़ा। भांगड़ा कहाँ का है? भांगड़ा पंजाब का है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सितार वादक नहीं है या थे। रविशंकर की बात करें तो रविशंकर हैं सितार वादक। उस्ताद रईस का, पंडित उमा शंकर मिश्र, ये तीनों सितार वादक है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? अमजद अली खान। बात आती है कि अमजद अली खान अगर सितार वादक नहीं थे तो क्या थे? अमजद अली खान सरोद वादक थे। कौन से वादक थे? सरोद वादक हैं अमजद अली खान। अगला हमारा कि भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान स्थित है पुणे में और इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है ब्रिजेंद्र पाल सिंह। नेक्स्ट है हमारा कि राकेश शर्मा की प्रसिद्धि किस क्षेत्र में है। राकेश शर्मा आप सभी को पता होगा कि रूस ने इनको अंतरिक्ष में भेजा था। और अगर हम लोग बात करें कल्पना चावला की, तो कल्पना चावला को नासा ने भेजा था। अब देखिए, इनके नाम से भी क्वेश्चन आता है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होने वाला है? अंतरिक्ष हमारा सही आंसर है। बात आती है कि राकेश शर्मा को क्या कहा जाता है? एस्ट्रोनॉट कहा जाता है, कॉस्मोनॉट कहा जाता है, या व्योमनॉट कहा जाता है, या ताइकोनॉट। तो राकेश शर्मा थे कॉस्मोनॉट। कहाँ थे? तो भारतीय,
लेकिन इनको रशिया ने भेजा, इस वजह से वहाँ के जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उसे क्या कहते हैं, कॉस्मोनॉट। इसी तरह कल्पना चावला की बात करें तो कल्पना चावला को एस्ट्रोनॉट बोला जाता है, क्योंकि नासा अगर किसी भी यात्री को अंतरिक्ष में भेजता है तो उसे क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉट। अब बात आती है भारत में क्या कोई नहीं है, भारत में अभी तैयारी चल रही है जब भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो 3 भारतीयों को स्पेस में भेजेगा। कब, 2022 में। आपने पढ़ा होगा मिशन गगनयान के बारे में। गगनयान काफ़ी इंपॉर्टेंट मिशन है, अगर ये सफल हो गया ठीक तो भारत बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल कर लेगा, क्योंकि अभी तक भारत ने अपने स्पेस एजेंसी से किसी को अंतरिक्ष में नहीं भेजा। अब बात आती है कि जो वैज्ञानिक जाएंगे अंतरिक्ष में उनको ट्रेनिंग कौन दे रहा है, तो उनको ट्रेनिंग दे रहा है फ्रांस। उनको ट्रेनिंग कौन दे रहा है, फ्रांस दे रहा है। और भारतीय अंतरिक्ष यात्री को हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे व्योमनाट। भारतीय अंतरिक्ष यात्री क्या है, व्योमनाट। तो देखते हैं कि वो 3 कौन से वैज्ञानिक होंगे जिसे हम लोग जानेंगे भारत का व्योमनाट के नाम से। ठीक, अगला हमारा कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर। अब कोई भी दिवस हो तो हमें क्या करना है, उसकी थीम याद रखनी है, क्योंकि थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एड्स की थीम क्या है, नो योर स्टेटस। ठीक है, एड्स की थीम क्या है, नो योर स्टेटस। इसको रखने का रीज़न क्या था, रीज़न ये था कि जितने भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं, मैक्सिमम अगर पूरे विश्व की हम लोग बात करें तो जो भी एड्स से पीड़ित होता है उसे खुद ही नहीं पता होता कि उसको एड्स है, इसीलिए यह थीम रखा गया है, नो योर स्टेटस। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है, तो ड्रैकेंसबर्ग पर्वत स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। ठीक, और इस बार जो हमारे 26 जनवरी 2019 पे जो आए थे गेस्ट, वो कौन थे, साइरिल रामाफोसा। वो कहाँ के हैं, अफ्रीका के ही हैं, साइरिल रामाफोसा। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि जो बड़े बड़े जगह हैं वहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। जैसे अगर हम लोग बात करें पूरे एशिया महाद्वीप की, तो एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एवरेस्ट है। लेकिन अगर हम लोग यूरोप की बात करें तो यूरोप का है माउंट एल्ब्रुस। उसी तरह अगर हम लोग नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका का है माउंट मैकिनले, साउथ अमेरिका का है अकांकागुआ, अफ्रीका का है किलीमंजारो, ऑस्ट्रेलिया का है माउंट कोइस्को, और उसके बाद हमारा अंटार्कटिका पे है माउंट विंसन। अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि अरुणिमा सिन्हा कहाँ पे गई हैं, माउंट विंसन, और वह पहली दिव्यांग है जिन्होंने अंटार्कटिका पर फतह किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत पूर्वोत्तर भारत में नहीं है, तो इस पर्वत का नाम क्या है, धौलाधर पर्वत पूर्वोत्तर भारत में नहीं है। ये कहाँ पे स्थित है, तो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक, और हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल है, एक तो है हमारा धर्मशाला, जो है ये नई कैपिटल है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की नई कैपिटल कौन सी है, धर्मशाला। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। यहाँ पे बात हो रही सर्वाधिक जनसंख्या की, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे पाई जाती है, बिहार में पाई जाती है। बात आती है जनसंख्या की शुरुआत कब हुई, तो जनसंख्या की शुरुआत हुई थी जनगणना की 1872 में, और नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई है, तो 1881 में। ठीक है, भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी, 1872, और जबकि नियमित जनगणना कब से शुरू हुई, 1881 में। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अगर हम लोग लिंगानुपात की बात करें तो भारत लिंगानुपात में कितना है, तो 943, 1000 में कितना है, 943 है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन बाल्टिक राज्य के रूप में जाना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि बाल्टिक क्या एक सागर है, और इसके किनारे पे उत्तरी यूरोप में बाल्टिक सागर के किनारे 3 देश हैं जिन्हें किसके रूप में जाना जाता है, बाल्टिक स्टेट्स के रूप में। कौन कौन है, एस्टोनिया, लिथुआनिया और लाटविया, ये तीनों हैं। ठीक, तो हमारा सही आंसर क्या होगा कि बाल्टिक राज्य कौन से हैं, उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा कि निम्नलिखित में से कौन लौह इस्पात उद्योग का केंद्र नहीं है। जमशेदपुर तो है, दुर्गापुर भी है, सलेम भी है, पटना नहीं है। अब अगर लौह इस्पात की बात आ गई तो हमें यह भी याद रखना है कि लौह इस्पात में नंबर 1 पे कौन है, लौह इस्पात में नंबर 1 पे चाइना है, और अभी हाल ही में भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए नंबर 2 पे अपनी जगह बनाया है। ठीक, तो लौह इस्पात में भारत की रैंकिंग क्या है, दूसरी रैंकिंग है भारत की। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी निर्णयकर्ता की विशेषता नहीं है, तो मतान्धता यह विशेषता नहीं। बाकी अगर हम लोग पहल की बात करें, व्यापकता की बात करें, लचीलापन की बात करें, तो ये सब क्या है, प्रभावी निर्णयकर्ता की विशेषताएं हैं।
नेक्स्ट है हमारा कि अगर आपको सर्व शिक्षा अभियान के निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई है तो आप सबसे अधिक किस शिक्षा देने को प्राथमिकता देंगे, किसको शिक्षा देने की प्राथमिकता देंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, बालिका शिक्षा को। रीजन क्या है? रीजन ये है कि अभी भी बालिकाओं को शिक्षा से बहुत ही वंचित रखा जाता है। ठीक, तो अगर आपको निदेशक बनाया जाएगा तो कोई भी होगा तो जो पीछे है उसे आगे लाने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट है हमारा कि किसने महिला सशक्तिकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल नारी का उद्घाटन किया? तो ऐसा करने वाली हैं मेनका गांधी। ये कौन है? हमारी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री भी हैं। और सुषमा स्वराज हमारी विदेश मंत्री हैं, स्मृति ईरानी उद्योग मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण हमारी क्या, हमारी रक्षा मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि किस राज्य सरकार द्वारा राज्य में अटल बिहारी मेमोरियल पुरस्कार शुरू करने का निर्णय लिया गया? तो झारखंड राज्य सरकार द्वारा राज्य में अटल बिहारी मेमोरियल पुरस्कार शुरू करने की निर्णय लिया गया। रीजन क्या है? रीजन ये है कि 16 अगस्त 2018 को अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हो गया और इनका जन्म कब हुआ था? 25 दिसंबर को, जिसे हम लोग क्या गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाते हैं। जब से इनका निधन हुआ है अलग अलग स्टेट अपने तरीके से इनको श्रद्धांजलि देने के लिए इनके नाम पे बहुत से परिवर्तन किए जा रहे हैं। तो इसीलिए झारखंड ने भी अटल बिहारी मेमोरियल पुरस्कार देने की घोषणा किया है। झारखंड हमारे लिए एक तरह से और भी इम्पोर्टेंट है। आपने सुना होगा आयुष्मान भारत योजना के बारे में। ठीक, झारखंड की कैपिटल है रांची, यहीं से इसकी लॉन्चिंग की गई है। 2018 में उसकी लॉन्चिंग कहाँ से की गई है? झारखंड की कैपिटल रांची से। अगला हमारा कि 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था मॉरिशस में। अगर हम लोग बात करें विश्व हिंदी सम्मेलन तो देखिए सबसे पहले तो याद रखिए कि जो पहला हिंदी कॉन्फ्रेंस हुआ था वो कब हुआ था? देखिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था वो 1975 में हुआ था नागपुर में। ठीक, और इस बार का कहाँ पे हुआ है? मॉरिशस में, जिसका थीम रखा गया है हिंदी विश्व और भारतीय संस्कृति। अब दिवस में अगर हम लोग बात करें तो अगर हम लोग बात करें कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। रीजन 14 सितंबर 1949 में इसी दिन हिंदी को राजभाषा के रूप में अडॉप्ट किया गया था, इसीलिए हम लोग 14 सितंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत के किस स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो मुंबई के विक्टोरियन गॉथिक और आर्ट डेको इंसेब्लेस्को, इन दोनों को कहाँ पे रखा गया है? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। अब यूनेस्को से आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में किन 2 देशों ने यूनेस्को की सदस्यता छोड़ दिया? तो अमेरिका और इजराइल ने यूनेस्को की सदस्यता को छोड़ दिया है। ठीक, और यूनेस्को ने हमारे यहाँ पे जो कुंभ मेला लगा था 15 जनवरी से लेकर के 4 मार्च तक, इसको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में घोषित किया। इसके अलावा कुंभ मेला 2019 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि यूएफए चैंपियंस लीग 2017-18 का खिताब लिवरपूल को हराकर किस टीम ने जीता? तो रियल मैड्रिड ने जीता है लिवरपूल को हरा करके। फिर हमारा कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो 135 किलोमीटर है इसकी लंबाई। अगला क्वेश्चन हमारा कि यूनेस्को ने हिंदुओं के सबसे बड़े तीर्थ में शामिल कुंभ मेला को अपनी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया। निम्नलिखित में से किस जगह पर इसका आयोजन नहीं होता है? तो कुंभ मेला का आयोजन होता है 4 जगहों पे, प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार, नासिक। हमारा सही आंसर क्या होगा? देवप्रयाग में नहीं होता है कुंभ मेला का आयोजन। अगला हमारा कि चौथी ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक 2018 में कहाँ हुई? या हुई है डरबन में। ठीक है, कहाँ पे है? डरबन है हमारा साउथ अफ्रीका में है डरबन। अगला हमारा कि हाल ही में सऊदी अरब में रिलीज होने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म कौन सी है? तो देखिए बॉलीवुड फिल्म गोल्ड है, लेकिन अगर हॉलीवुड फिल्म की बात करें तो ब्लैक पैंथर है सऊदी अरब में रिलीज होने वाली पहली हॉलीवुड मूवी। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कि एशियाई खेलों में शूटिंग में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? राही सरनोबत, इन्होंने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है।
और शूटिंग की अगर हम लोग बात करें तो आपको सौरभ चौधरी का नाम बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। ये अभी हम लोग बात करें तो यंगेस्ट शूटर हैं, जो जितने भी खेल होते हैं शूटिंग सब में इन्होंने लगभग गोल्ड मेडल जीता है। अगर आपसे पूछे कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं तो यह मेरठ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। सौरभ चौधरी और शार्दुल विहान, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों शूटर हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है। अगला हमारा कि 10 जुलाई 2018 को जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2018 में भारत का कौन सा स्थान था, तो भारत का स्थान था 57। इनोवेशन, अगर हम लोग बात करें इनोवेशन इंडेक्स की तो भारत की रैंकिंग क्या है, 57। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको सीरीज पसंद आ रही है। अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके वीडियो पे ऐड आता है तो ऐड को स्किप मत किया करिए, ऐड को पूरा देखा करिए। और अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में जा करके वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।